नमस्कार दोस्तों। आजादी मिलने से एक साल पहले हमें देश में एक भयंकर राजनीतिक बवंडर देखने को मिलता है। गांधी जी देश का बंटवारा रोकने के लिए माउंटबेटन से कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी जिन्ना को दे दो। कुर्सी जिन्ना को दे दो। जिन्ना ने मौलवी और मौलाना को ही क्रिटिसाइज कर दिया। जब तक कत्लेआम खत्म हुआ तब तक कलकत्ता लाशों का ढेर का शहर बन गया था। मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे ऐलान करते हुए कहते हैं, या तो भारत का तबाही होगा या तो भारत का बंटवारा हो। मेजोरिटी में हिंदू हैं, इलेक्शन होगा तो हिंदू जीतेगा, ला बनाएगा तो हिंदू बनाएगा, तो मुस्लिम कहां जाएगा। ट्रेनों में लाशें भर के भेजी थी। बंटवारे में कुर्सी और टेबल को भी आधे आधे बांट दिया गया था। इंडियन नेशनल पार्टी तो हिंदू पार्टी है। 6% लीडर को छोड़ दिया जाए तो इन्होंने सारे लीडर हिंदू रखे हैं। जिन्ना कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, तो फिर पंजाब और बंगाल के हिंदू क्यों चाहिए इन्हें। अगर कैंडिडेट खड़ा होगा तो मुस्लिम खड़ा होगा, वोट करेगा तो मुस्लिम करेगा, हिंदू वोट नहीं कर पाएगा। जब आजादी मिल गई थी तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि देश का बंटवारा करना पड़ा। आज भी लोग बहस करते हुए दिख जाएंगे कि इंडिया का पार्टीशन सही हुआ या गलत हुआ। क्या सच में देश के बंटवारा को रोका जा सकता था। देश के बंटवारा के लिए एक्चुअल में जिम्मेदार कौन है। जब भी हमारे देश के पार्टीशन की बात आती है तो जिस तरह से हमारे देश के लिए जिन्ना विलेन है, वैसे ही पाकिस्तान के लिए नेहरू और गांधी जी को गलत बताया जाता है। लोगों का ये मानना है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस होते तो यह मैटर वहीं पर सॉल्व हो गया होता। आप अगर इस मुद्दे का कभी किसी से बात करोगे तो हर कोई कहता है कि ये नहीं होना चाहिए था। हम तो चाहते ही नहीं थे कि ये देश का बंटवारा हो। सब लोग आपस में प्यार से रहते थे। ये तो नेताओं ने मजबूरी बना दी थी। लेकिन जब उस टाइम पर एक दूसरे को मारने काटने की बात आई तो किसी ने पीछे नहीं हटा। नफरत ऐसे थी कि 15 से 20 लाख लोगों को मार दिया गया था। 75,000 से अधिक महिलाओं का किडनैपिंग कर लिया गया था, रेप कर दिया गया था। करीब 1.5 करोड़ लोग माइग्रेट कर जाते हैं और रातों रात जबरन धर्म परिवर्तन देखने को मिलता है। देश बंटवारा के बाद काफी लोग सड़क पर आ गए थे। अपना घर जमीन जायदाद छोड़कर फिर से नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करना पड़ा था। उस टाइम पर ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि देश को ही बांटना पड़ा। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, गलती किसकी है, क्यों नेताओं की रणनीति फेल हो रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को कराची के खरादा डिस्ट्रिक्ट के इस घर में हुआ था। जिन्ना के दादा प्रेम जी भाई मेघ जी ठक्कर एक भाटिया राजपूत खोजा कास्ट से थे। उन्होंने अपने घर को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था। कुछ पीढ़ी पहले जिन्ना का परिवार एक हिंदू परिवार था। इन्होंने मछली के व्यवसाय के चलते अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। जिन्ना ने कराची के क्रिश्चियन स्कूल से अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी करी थी। उसके बाद ये लॉ की पढ़ाई करने लंदन चले गई थी। जिन्ना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1896 में लंदन से ये वापस कराची आ जाते हैं और 1900 आते आते बॉम्बे में ये अपनी लॉ का प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। इस टाइम पर जो आजादी की लड़ाई चल रही थी, इससे जिन्ना और गांधी जी बिल्कुल दूर थे। इस टाइम पर गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। उस टाइम पर देश की कुल पॉपुलेशन 38 करोड़ थी, जिसमें 65% हिंदू थे और 27% मुस्लिम थे। इसमें से भी ब्रिटिश इंडिया का नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। जैसे खैबर पख्तून में 94%, बलूचिस्तान में 87%, सिंध में 71%, पंजाब में 57%, बंगाल में 54% मुस्लिम थे और बाकी जगह हिंदू की संख्या अधिक थी। यही सेंसस का डाटा आगे चलकर देश बंटवारा का जड़ बनता है। ईयर 1903 में फ्रीडम फाइटर अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटी एक साथ मिलकर अंग्रेजों को परेशान कर दिए थे। इसमें से सबसे ज्यादा दिक्कतें अंग्रेजों को बंगाल से आ रही थी। उस टाइम बंगाल प्रोविंस बहुत बड़ा था। आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, बांग्लादेश, ये सब इसी में आता था। यहीं से अंग्रेजों पर अधिक निशाना बनाया जाता था। इसी वजह से अंग्रेज इस जगह से बहुत ज्यादा गुस्सा रहते थे। ईयर 1905 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन बंगाल के लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने का प्लान बनाते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे। और इसी टाइम पर अंग्रेज बंगाल को 2 भागों में बांटने का घोषणा कर देते हैं। पूरे बंगाल के अंदर हिंदू मेजोरिटी में थे, लेकिन बंगाल के ईस्ट साइड में मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा थी। लॉर्ड कर्जन ने एक प्लान्ड तरीके से बंगाल का विभाजन किया। उसमें जो बंगाल का ईस्ट एरिया था
जहां पर मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी, उनको ईस्ट बंगाल बना दिया। आज के डेट में यह बांग्लादेश है। बाकी जो बचा बंगाल था उसे वेस्ट बंगाल बना दिया। इस पार्टीशन से वेस्ट बंगाल के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि इनके हाथ से आधा बंगाल चला गया। Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. Throughout this vast land, the Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. Peace-loving people, theirs is the real plan. लेकिन इस पार्टीशन से ईस्ट बंगाल के लोगों को उतना दिक्कत नहीं हो रहा था। जैसे पहले अंग्रेज के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी जाती थी, धरने दिए जाते थे। बंगाल विभाजन के खिलाफ जो धरने दिए जा रहे थे, इसमें ईस्ट बंगाल के मुस्लिम लोग सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। इसके बाद एक साथ आंदोलन करने के बजाय ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये हिंदू की पार्टी है। पूरे जनसंख्या का 26% मुस्लिम है, लेकिन कांग्रेस ने अपने पार्टी में सिर्फ 6.59% मुस्लिम डेलीगेट रखे हैं। डिस्कशन ये था कि अगर कल को अंग्रेज चले भी गए, लड़ाई तो सब लड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम की फिर भी नहीं चलेगी, क्योंकि कांग्रेस तो हिंदू की पार्टी है। इलेक्शन होंगे तो हिंदू जीतेंगे, आजादी के बाद हमारी उतनी नहीं चलेगी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस इस चीज को भाप लेती है। कांग्रेस को समझ में आ गया था कि ये धार्मिक मतभेद उठने लगे हैं, ये आजादी के पूरे मूवमेंट को खराब कर देंगे। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि रिलीजियन आपका प्राइवेट मैटर है, इस बेस पर पॉलिटिक्स करना बहुत डेंजरस हो सकता है। हम अंग्रेजों के खिलाफ जिस आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम एक सेकुलर इंडिया को देखते हैं, जिसमें हर धर्म, हर कम्युनिटी के लिए जगह होगी। आपको कोई डरने की बात नहीं। हम लोगों के लिए नेशनलिज्म और देश किसी भी जाति और धर्म से बड़ा होता है। लेकिन इसके पहले जो बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच एक दरार पड़ चुकी थी, और अंग्रेज यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहें। इसी बीच में जिन्ना की भी एंट्री होती है पॉलिटिक्स में। ईयर 1906 में कांग्रेस कलकत्ता के अंदर एक सेशन कर रही थी। इसी में जिन्ना पार्टी से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। उस टाइम पर जिन्ना सेकुलरिज्म की बहुत बात करते थे। वो मौलाना मौलवी को बहुत क्रिटिसाइज करते थे। सरोजनी नायडू जी ने ऑन रिकॉर्ड जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी तक का टैग दिया था। लेकिन आगे चलकर जिन्ना यू टर्न ले लेते हैं। 30 सितंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी बनाई जाती है। उस समय इसके प्रेसिडेंट मोहम्मद शाह थे और जिन्ना उस टाइम पर कांग्रेस में थे। मुस्लिम लीग पार्टी बनने के बाद ये अंग्रेजों के सामने एक डिमांड रखी कि मुझको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम बाहुल एरिया में केवल मुस्लिम ही इलेक्शन लड़ सकता है और केवल मुस्लिम ही वोट डाल सकता है। वहां ना तो हिंदू इलेक्शन लड़ सकता है और ना तो हिंदू वोट डाल सकता है। अंग्रेज भी यही चाहते थे कि इंडियन कम्युनिटी धर्म और पावर के चक्कर में आपस में उलझे रहे। अब आपका एक सवाल यह भी होगा कि क्या उस टाइम पर इलेक्शन होते भी थे? उस टाइम पर लिमिटेड रिप्रेजेंट्स के साथ इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। हर कोई वोट नहीं कर सकता था। बस इलेक्टेड प्रॉपर्टी ओनर, टैक्स पेयर और पढ़े लिखे लोग ही केवल वोट कर पाते थे। मेनली अमीर लोग वोट कर पाते थे, जिनको अंग्रेज चाहते थे। उस टाइम पर जिन्ना सेपरेट इलेक्शन के विरोध में थे, क्योंकि इससे लोग आपस में बढ़ जाते। इसीलिए मुस्लिम लीग को क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन आगे चलकर जिन्ना सेपरेट इलेक्शन के फेवर में आ जाते हैं। उस टाइम पर मुस्लिम लीग को सिर्फ अमीर मुस्लिम का सपोर्ट था, बाकी मुस्लिम का सपोर्ट कांग्रेस को था। इस टाइम पर कांग्रेस कहती थी कि इंडिया के जितने भी हिंदू मुस्लिम हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, और मुस्लिम लीग कहती थी कि सभी मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव हम हैं। लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए अलाउ कर देती है। ईयर 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सेपरेट इलेक्टोरेट के कारण देश में मुस्लिम लीग पॉपुलर हो गई थी। इस समय जो जिन्ना कांग्रेस में थे, उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ा नहीं, एक साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ज्वाइन कर लिया था। उस टाइम पर जिन्ना का कहना था कि ऐसा करके हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को एक कर पाएंगे, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आकर अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़े, ना कि आपस में लड़े। कांग्रेस कुछ भी करके मुस्लिम लीग को अपने साथ ही रखना चाह रही थी, वह और डिवाइड नहीं करना चाह रही थी। मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के बाद जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग की लखनऊ में मीटिंग करवाते हैं, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और अंग्रेजों के खिलाफ दोनों एक साथ आ जाते हैं।
अभी तक इन सब चीजों से गांधी जी दूर थे क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में थे। अब यहां से एंट्री होती है गांधी जी की। इसी टाइम पर गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ जाते हैं। अब यहां से कांग्रेस के अंदर गांधी जी की चल रही थी और मुस्लिम लीग के अंदर मुख्तार अहमद अंसारी की चल रही थी, जिसके कारण जिन्ना को कोई पूछ नहीं रहा था, जिससे गुस्सा होकर जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग से रिजाइन मारकर लंदन चले जाते हैं। लेकिन ईयर 1923 में अंग्रेज पंजाब के अंदर एक मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया में म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1923 पास कर देते हैं। इस एरिया में पहले से मुस्लिम रिजर्वेशन की सीट ज्यादा थी और भी बढ़ा देते हैं और हिंदू पॉपुलेशन की सीट एकदम से कम हो जाती है, जिसके कारण पंजाब के हिंदू भड़क जाते हैं। मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा है। मुस्लिम को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी उनके लिए अलग से सीटें रिजर्व किया जा रहा है और यहाँ पर भी सीटें कम कर दी गई। इसकी वजह से फिर से हिंदू मुस्लिम के बीच में टेंशन बढ़ने लगी थी। इसके बाद हिंदू महासभा ने भी मांग करने लगा कि हमें भी हिंदू रिजर्वेशन के नाम पर हमें भी रिजर्वेशन दो। और सेम टाइम पर आर्य समाज ने पंजाब यूपी में शुद्धि कैंपेन लॉन्च कर दिया था। इसका प्रभाव धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 2 साल बाद हिंदू कम्युनिटी के कई लीडर ने मिलकर आरएसएस का गठन कर दिया। हिंदू मुस्लिम टेंशन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ये सिचुएशन अंग्रेजों को बहुत ज्यादा सूट कर रही थी। जब भी हिंदू मुस्लिम एक होने की कोशिश करते तो अंग्रेज किसी एक कम्युनिटी को पकड़कर बेनिफिट दे देती थी, फिर दोनों कम्युनिटी आपस में लड़ने लगती थी। ईयर 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद के सेशन में अनाउंस कर दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा, हमें हमारा हक चाहिए। ये पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे खैबर पख्तून भी कहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान, इन सबको जोड़कर एक स्टेट बना दो। ये पहली बार था कि मुस्लिम लीग ने सेपरेट स्टेट की डिमांड करी थी। इसी टाइम पर पहली बार पाकिस्तान वर्ड निकला था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने एक पंपलेट में पहली बार पाकिस्तान नाम लिखा था। ये पहली बार था कि ये वर्ड लोगों के सामने आया था। इसके कुछ टाइम बाद 1933 में लियाकत अली खान, जो जिन्ना के बहुत करीबी थे, ये लंदन में जाते हैं और वहां जाकर जिन्ना से मिलते हैं और कहा जाता है कि इसी टाइम पर लियाकत अली और जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के लिए और पाकिस्तान देश बनाने के लिए डिमांड के लिए सलाह करते हैं। और फिर अप्रैल 1934 को जिन्ना इंडिया वापस आकर सबसे पहले मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं और उसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं और कांग्रेस के ऊपर बैक टू बैक निशाना साधते हैं कि कांग्रेस हिंदू पार्टी है, मुस्लिम को अलग से आइडेंटिटी चाहिए, हमें अलग देश चाहिए। जिन्ना ने एक एक मुस्लिम को इकट्ठा करके उनको समझाकर भड़काना चालू किया और कहा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। जिन्ना ने मुस्लिमों से कहा कि सारी पावर हिंदू के हाथ में है, कांग्रेस मुस्लिम को कुछ नहीं देगी। इसके बाद अंग्रेज 1935 एक्ट लेकर आते हैं। पहले लिमिटेड लोगों के पास वोट करने का अधिकार था। इस एक्ट में मेन चीज ये थी कि इलेक्शन में कौन वोट करेगा। आम जनता के वोटर्स का नंबर बढ़ा दिया गया था। इस एक्ट के आने के बाद 3 से 3.5 करोड़ इंडियन वोट करने के लिए एलिजिबल हो गए थे, जिसमें क्राइटेरिया था कि पढ़ा लिखा हो, टैक्स भर रहा हो, कुछ जमीन उसके नाम होना चाहिए, वही उस टाइम पर वोट कर सकता था। कुल मिलाकर केवल अमीर लोग वोट कर सकते थे। इस एक्ट को आने के बाद ईयर 1936 में अंग्रेज इलेक्शन करवाते हैं। टोटल 1585 सीट पर इलेक्शन करवाया जाता है। इसमें हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस इन सबको पीछे छोड़ देती है और कांग्रेस 707 सीट पर जीत जाती है और मुस्लिम लीग सिर्फ 106 सीट जीत जाती है। यहां तक इस इलेक्शन में जो मुस्लिम के लिए सेपरेट रिजर्व था वो भी कांग्रेस जीत जाती। इस इलेक्शन के बाद ये बात तो साफ हो गया था कि सारे हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन का लीडर कांग्रेस है, मुस्लिम लीग नहीं है। इस इलेक्शन से मुस्लिम लीग बिल्कुल खुश नहीं थी। इसके बाद ईयर 1939 में अंग्रेज बिना इंडिया के लीडरशिप से पूछे ये घोषणा कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया और इंडिया के सोल्जर भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसको सुनकर कांग्रेस गुस्सा हो जाती है कि हमसे बिना पूछे हमारा और हमारे सोल्जर का पार्टिसिपेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करवा रहे हो। और कांग्रेस ने कहा कि हम एक शर्त पर वर्ल्ड वॉर में आपका साथ देंगे, अगर आप ये वादा करो कि जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी वापस आने के बाद आप हमें आजादी दे दोगे। इन चीज के लिए अंग्रेज हाँ नहीं कर रहे थे, इसीलिए कांग्रेस सभी 707 लीडर से रिजाइन करवा देती है ताकि सभी कामकाज रुक जाए। अंग्रेजों ने कई तरह के ऑफर भी दिए, कुछ लिमिटेड पावर भी देने को कहा,
लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तभी हम आपका साथ देंगे। कांग्रेस का ये मानना था कि यही सही टाइम है कि अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाकर आजादी लेने का, और टाइम पर कांग्रेस अपने आंदोलन को बहुत तेज कर दिया था और गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट भी बहुत तेज कर दिए। और मुस्लिम लीग बिना शर्त अंग्रेजों के सपोर्ट के लिए तैयार हो जाती है कि अंग्रेज हमारा फेवर करेंगे। कहा जाता है कि मुस्लिम लीग अंग्रेजों का बहुत वफादार था और इस टाइम पर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग बहुत स्ट्रांग हो गए थे। दोनों आपस में खुलकर लड़ रहे थे। मुस्लिम लीग का कहना था कि हम मुस्लिमों को प्रोटेक्ट करेंगे, वही हिंदू महासभा का कहना था कि हम हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेंगे। इस टाइम पर हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत तेज हो गए थे। ये सिचुएशन इंडिया को पार्टीशन की तरफ बहुत तेजी से ढकेल दिया था। अब मुस्लिम लीग के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था कि इंडिया के मुस्लिम को कन्विंस करना कि मुस्लिम और हिंदू अब एक साथ नहीं रह सकते। इसके बाद मुस्लिम लीग ऑफिशियली घोषणा करती है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। इंडिया के जो मेजोरिटी वाले स्टेट हैं जैसे पंजाब, सिंध, NWFP, बलूचिस्तान, बंगाल और आसाम, ये सबको मिलाकर हमें एक पाकिस्तान चाहिए। और कांग्रेस पहले से ही कहते आ रही थी कि इंडिया का पार्टीशन बिल्कुल ही नहीं होगा। ईयर 1945 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। यूके बहुत कमजोर हो चुका था और इंडिया के अंदर फ्रीडम फाइटर अंग्रेजों को बहुत अधिक परेशान कर दिए थे। अंग्रेज खुद डरे हुए थे कि जो ब्रिटिश इंडिया के आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो उल्टा अंग्रेज के ऊपर अटैक न कर दें। अब यूके का इंडिया से छोड़कर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। यूके चाहता था कि हमारा नाम खराब हो, इससे पहले हम पर अटैक करें, हमको मार कर निकाले, इससे अच्छा हमको खुद ही निकल जाना चाहिए। और सेम टाइम पर 1945 में यूके का पॉलिटिक्स पार्टी चेंज हो जाती है। अब लेबर पार्टी जीत जाती है। क्लेमेंट इटली यूके के पीएम बन जाते हैं। पीएम बनने के बाद 15 मार्च 1946 को अनाउंस करते हैं कि यूके अब इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रखेगा और अब इंडिया को छोड़कर वापस चला जाएगा, इंडिया को आजादी दे देगा। यूके ने आजादी देने के लिए तो बोल दिया था, लेकिन आजादी दे तो दे किसको? दो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक मुस्लिम लीग, दूसरा कांग्रेस। दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। मुस्लिम लीग पहले से कहती आ रही है कि मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव हम हैं। कांग्रेस कह रही है कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग मुस्लिम हिंदू हैं सबके रिप्रेजेंटेटिव हम हैं। तो आजादी का डिस्कशन होना किससे है और किस तरीके से होना है, इसके बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही थी। इसके लिए 1946 में अंग्रेज एक इलेक्शन करवाने की बात करते हैं। इलेक्शन करवाने का मेन रीजन था कि इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ग्राउंड लेवल पर लोगों का सपोर्ट किस तरफ है, लोगों का क्या चाहते हैं। इस इलेक्शन को कराने का एक कारण और था कि मुस्लिम लीग जो अलग पाकिस्तान बनाने की डिमांड कर रही है, लोगों में ये डिमांड कितना स्ट्रांग है, और कांग्रेस जो सेकुलर और यूनाइटेड भारत की बात करती है, इसको कितना सपोर्ट मिल रहा है लोगों के बीच में। इस इलेक्शन से यूके ये समझना चाहता था कि जब वो इंडिया छोड़कर जाएंगे तो किस तरीके से पावर शेयरिंग होगी, किसको क्या देना होगा, पार्टीशन होगा या नहीं होगा, होगा तो किस तरीके से होगा। ये इलेक्शन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में डायरेक्ट कंपटीशन था। कांग्रेस वोट मांग रही थी कि सेकुलर यूनाइटेड इंडिया के नाम पर, जहां पर हिंदू और मुस्लिम साथ रहेंगे, और मुस्लिम लीग वोट मांग रही थी एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान बनाने के नाम पर। इलेक्शन होने के बाद कांग्रेस हिंदू मेजोरिटी वाले एरिया में जीत जाती है। कुल 1585 सीट में से 923 सीट कांग्रेस जीत जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग को मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया में 90% से ज्यादा वोट मिलते हैं। टोटल 482 सीट मुस्लिम के लिए रिजर्व थी, जिसमें से 425 सीट मुस्लिम जीत जाती है। इस इलेक्शन में साफ हो गया था कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों का असली रिप्रेजेंटेटिव है। इस इलेक्शन के बाद सभी को रियलाइज हो गया था कि अब इंडिया का पार्टीशन होकर रहेगा। 1946 में पूरे देश में बड़े हलचल का माहौल था। ये बात साफ हो चुकी थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले हैं। जिन्ना सीधे तौर पर देश का बंटवारा चाहते थे, एक अलग पाकिस्तान देश बनाना चाहते थे। इस टाइम पर अंग्रेज इंडिया को छोड़कर जल्दी से जल्दी जाना चाहते थे। 24 मार्च 1946 को यूके से भारत कैबिनेट मिशन आता है। किस तरह से आगे इंडिया के अंदर सरकारें चलेंगी, संविधान कैसा होगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, ये काम था। कैबिनेट मिशन के लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। जिन्ना और नेहरू दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए थे और अंग्रेज जल्दी से जल्दी इंडिया छोड़कर निकलना चाह रहे थे।
कैबिनेट मिशन इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि इसने 16 मई 1946 को खुद से घोषणा कर दिया कि आप लोग आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हो। इसीलिए कैबिनेट मिशन एक प्लान बनाकर पब्लिश कर दिया था। इस प्लान में यह कहा गया कि इंडिया का कोई भी पार्टीशन नहीं होगा, किसी भी कम्युनिटी या रिलीजियन को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। इसके बाद कैबिनेट मिशन ने 3 रिकमेंडेशन देकर एक प्लान समझाया। कैबिनेट मिशन ने 3 चीजों पर बातें करी। पहला प्रोविंशियल स्टेट ग्रुपिंग, दूसरा प्रिंसली स्टेट, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बताया था कि संविधान कैसा बनेगा। पहला था कि इंडिया को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा था। ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान था। और ग्रुप सी में इन्होंने रखे बंगाल और असम को। इस 3 ग्रुप को आप ध्यान से देखोगे तो ग्रुप ए में हिंदू मेजोरिटी वाले स्टेट हैं, ग्रुप बी और सी में मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया। कैबिनेट मिशन ये भी कहा कि 5 साल बाद कोई भी स्टेट अपना ग्रुप छोड़कर दूसरे ग्रुप में जा सकता है और बाकी जो बचे हुए प्रिंसली स्टेट हैं चाहे तो इंडिया में मिल सकते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अब यहाँ पाकिस्तान बनाने का डिमांड हट गया था, वो इस प्लान से सहमत हो जाते हैं। जिन्ना ने यह सोचा था कि आगे चलकर और बड़ा पाकिस्तान बनाने में यह प्लान मदद करेगा, लेकिन कांग्रेस इस चीज को भांप लेती। जिन्ना जो पहले प्लान के लिए हां कर दिए थे, अब वो कैबिनेट मिशन से बैक आउट कर देते हैं। अब मुस्लिम लीग भी नहीं मान रही थी और कांग्रेस भी नहीं मान रही थी, तो अंग्रेज कहते हैं कोई बात नहीं, आप आकर कैबिनेट मिशन को ज्वाइन करिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट बनिए, बाकी चीजों पर डिस्कशन हो जाएगा। तो कांग्रेस अंग्रेजों का बात मानकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम करना स्टार्ट कर देती है और मुस्लिम लीग अब एकदम अलग रास्ते पर निकल जाती है। जिन्ना गुस्सा होकर 29 जुलाई 1946 को एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में जिन्ना ये कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम के जेन्युइन डिमांड को नजरअंदाज कर रही है और अपनी मनमानी कर रहे हैं, और अगर इन लोग ने हमारी बात नहीं मानी तो डायरेक्ट एक्शन के रास्ते हम अपना हक लेंगे। 16 अगस्त को जिन्ना सारे मुस्लिम को रोड पर उतरकर हल्ला दंगा करने को बोल दिया था। उस टाइम पर बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग पावर में थी। हुसैन शाही सुहरावर्दी ये बंगाल को हेड कर रहे थे। इन्होंने एक्शन डे का पूरा प्लान पेपर में पब्लिश करवा देते हैं ताकि मुस्लिम लीग के सारे सपोर्टर इकट्ठा हो जाएं। 16 अगस्त 1946 को हुसैन शाही सुहरावर्दी ये पुलिस को हटा देते हैं। इस प्रोटेस्ट में मुस्लिम दंगे मारकाट बहुत करते हैं। इसे द ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहते हैं। इन्होंने हिंदुओं का कत्ले आम कर दिया। पुलिस ने मुस्लिमों को मारने की छूट दे दी, जिससे कलकत्ता लाशों के ढेर का शहर बन गया था, जिसमें 6000 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी और 16000 से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसीलिए हुसैन शाही सुहरावर्दी को बूचर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। डायरेक्ट एक्शन के बाद अभी बहुत सारे दंगे बाकी थे। इसके बाद पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाते हैं। पूरे इंडिया के अंदर एक दूसरे को निकाल निकाल कर लोग काट रहे थे। ये दंगे अगले 1 साल तक चलते रहते हैं और प्रतिदिन 200 से 300 लोगों के मरने की खबर आती थी। अंग्रेज जल्दी से जल्दी देश छोड़कर भागना चाह रहे थे। इसके बाद क्लीमेंट इटली 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा कर देते हैं कि बहुत हो गया, अब हम लोग 30 जून 1948 को पावर ट्रांसफर करके इंडिया से चले जाएंगे। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर कुछ भी हो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। उन्होंने उस टाइम पर कह दिया था कि हम लोग स्टेट को इंडिपेंडेंट करके चले जाएंगे। इसको बेलकन प्लान भी कहते हैं। इस प्लान के कारण नेहरू जी और जिन्ना दोनों परेशान हो गए थे। नेहरू जी कह रहे थे कि कहां हम 2 देश बांटने को रेडी नहीं थे, कहां आप इंडिया के इतने टुकड़े करने की बात कर रहे हो। जिन्ना ने भी सोचा कि पाकिस्तान का जो मांग कर रहे हैं उसके भी कई टुकड़े हो जाएंगे, जिसके कारण जिन्ना और नेहरू जी मान जाते हैं। अगर जिन्ना और नेहरू जी अड़े रहते, मानते नहीं, अगर अंग्रेज यहां से छोड़कर चले जाते तो इंडिया का सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। जगह जगह पर पहले से ही दंगे हो रहे थे, संविधान बना नहीं था, कितना मारकाट होती ये कल्पना भी नहीं किया जा सकता था। और अब यहां से जिन्ना और नेहरू पार्टीशन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दंगा डे बाई डे बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद यूके बेबल्स को हटाकर लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का वाइसराय बना दिया था और देश के अंदर पाकिस्तान देश बनाने का डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तो पंजाब के सिख और बंगाल के हिंदू परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि अगर पूरा पंजाब और बंगाल पाकिस्तान में चला जाएगा तो हम लोग तो फंस जाएंगे। इसीलिए ये लोग साफ मना कर देते हैं कि हमको पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है। लेकिन जिन्ना
पंजाब और बंगाल को पूरा लेने का डिमांड कर रहे थे। उनका कहना था कि ये पंजाब और बंगाल के सिख और हिंदू ये आराम से पाकिस्तान में रह सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। इसको लेकर जिन्ना को क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि जिन्ना का कहना था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए इंडिया का बंटवारा करना होगा। लेकिन जब पंजाब और बंगाल की बात आ रही है तो वहां के हिंदू और सिख को अपने पाकिस्तान में रखने के लिए आराम से तैयार है। इसीलिए कहा गया कि जिन्ना को सिर्फ पावर से मतलब है और ये बंटवारा भी किसी के राइट्स के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये पाकिस्तान के हेड बनने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद 3 जुलाई 1947 में माउंटबेटन प्लान के तहत इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बनाकर दोनों को डोमिनियन स्टेटस दिया गया। मतलब कि देश को आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही रहेंगे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उस टाइम पर माहौल बहुत खराब था, दंगे बहुत हो रहे थे, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी और संविधान भी बना नहीं था। इसीलिए ये डिसाइड हुआ कि जब तक दोनों कंट्री का अपना संविधान नहीं बनता तब तक उन्हें एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इसी वजह से जब ईयर 1950 में इंडिया का और 1956 में पाकिस्तान का संविधान बना, तब जाकर दोनों देशों को ब्रिटिश क्राउन से हटाया गया। इसके बाद माउंटबेटन प्लान में कहा गया कि पंजाब और बंगाल के केस में वोटिंग हो जाएगी। मुस्लिम हिंदू सिख के जो लीडर हैं ये अलग अलग वोटिंग कर लेंगे। अगर हिंदू और सिख भी पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, वरना पंजाब और बंगाल को आधा आधा बांट दिया जाएगा। लेकिन जब वोटिंग हुई तो पंजाब और बंगाल के सिख और हिंदू पाकिस्तान के बजाय इंडिया के साथ रहना प्रीफर किया। इसके बाद पंजाब और बंगाल को ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड करके इंडिया और पाकिस्तान में बांट दिया गया। और जो प्रिंसली स्टेट थे वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं या इंडिया के साथ जुड़ना या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, पूरी तरह से उनकी मर्जी है। और जब ये पार्टीशन हुआ, जिस रेजिमेंट के अंदर मुस्लिम सोल्जर्स ज्यादा थे वो रेजिमेंट पाकिस्तान को दे दिया गया, जैसे सिंध रेजिमेंट, बलूच रेजिमेंट, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, ये सभी रेजिमेंट को पाकिस्तान को दे दिया गया था। बाकी इंडियन रेलवे, सिविल सर्विसेज, फाइनेंशियली एसेट्स और जो अंग्रेज का लोन था वो भी इंडिया और पाकिस्तान में बांट दिया गया। यहां तक कि जो ऑफिस के टेबल और चेयर थे उनको भी आधा आधा बांट दिया गया था। इसके बाद माउंटबेटन प्लान में यह कहा गया था कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर कहां से जाएगा और किस जगह से होकर जाएगा। और द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हम लोगों को आजादी मिली थी। और इसके तुरंत बाद इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बनाने के लिए जो कमीशन बना था उसके चेयरमैन रेड क्लिफ को बॉर्डर बनाने की जिम्मेदारी दिया गया। लेकिन रेड क्लिफ को इंडिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इन्होंने इंडिया के मैप को एक पेपर पर मंगवाया और उसी पेपर पर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर बना दिए थे। 14 अगस्त 1947 तक रेड क्लिफ ने बॉर्डर का घोषणा ऑफिशियली नहीं किए थे। 15 अगस्त 1947 को यानी कि 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे के बाद इंडिया और पाकिस्तान की आजादी का डिक्लेरेशन होना था। लेकिन पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को घोषित कर दिया था और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल जाती। The national flag, saffron, white and green tricolour, was publicly unfurled. For the rest, proud, 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 all rejoicing over the birth of the Dominion of India. आजाद भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था और पाकिस्तान का गवर्नर जिन्ना खुद बन गए। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को अनाउंस कर देते हैं। कई कई जगह पर लोग काम कर रहे थे तो लोग जाकर बताते थे कि अब यहाँ से घर छोड़कर चलना पड़ेगा, अब ये इंडिया नहीं रहा, अब यहाँ से पाकिस्तान हो गया है। और जो बांग्लादेश में हिंदू थे वो यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो जाते हैं, यहाँ के मुस्लिम यहाँ जाना चालू कर देते हैं। ऐसे ही पंजाब के लाखों सिख यहाँ से यहाँ माइग्रेट होना चालू कर देते हैं। ऐसे ही मुस्लिम इधर से इधर माइग्रेट होना चालू कर देते हैं। इस समय पर बहुत ज्यादा मारकाट हुई, बहुत से लोगों की जानें चली गई। इसके बाद बहुत बड़े स्केल पर दंगे शुरू हो जाते हैं, औरतों के कपड़े फाड़े जाते हैं, जबरदस्ती करी जाती है, लोग एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं, ट्रेनों में लाशें भरकर भेजी जाती थी। रातों रात लोगों को अपना घर छोड़कर भागना था और अपनी जान बचाना था। इस टाइम पर लोगों में नफरत इस लेवल की थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। पार्टीशन हो चुका था, सोल्यूशन हो चुका था, अब किसी भी बात का कोई मतभेद नहीं था। उसके बाद भी 10 से 20 लाख लोग पार्टीशन होने के बाद काट दिए गए। कई कई लोग ऐसे भी थे कि कई कई साल बीतने के बाद भी लोग रोते थे कि मुझे मेरे घर बॉर्डर के उस पार भेज दो, मुझे घर वापस जाना है। जिन्ना जो देश बंटवारे के लिए अड़े हुए थे,
ये सब होने के बाद अगले ही साल उनको टीबी हो जाता है, उसमें उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इंडिया का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। तब इंडिया का जो डोमिनियन स्टेटस है वो हट जाता है और इंडिया को पूरी तरह से आजादी मिल जाती है। पाकिस्तान का जो डोमिनियन स्टेटस था वो 23 मार्च 1956 को हटता है और फिर पाकिस्तान को भी पूरी तरह से आजादी मिल जाती है। लेकिन आज के डेट तक लोग इस बंटवारे को भूले नहीं। जय हिंद दोस्तों।